वफा इखलास और तहजीब के पैकर बनाता हूँ। वफा इखलास और तहजीब के पैकर बनाता हूँ। मैं अपने दौर के बच्चों को दीदावर बनाता हूँ। और तुम इसको मसलहत समझो या मेरा हौसला जानो। मैं अपना आशियाना बर्क़ की इज्जत पे बनाता हूँ। और मेरी कौम का अलमिया है दोस्तों, जो आज हो रहा है सब कुछ, उसे देखकर मेरा दिल रोता अंदर से कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। कि न जाने क्यों दरो दीवार से हसरत टपकती है, न जाने क्यों दरो दीवार से हसरत टपकती है। मैं अरमानों के कागज पे जब अपना घर बनाता हूं। मेरे सीनियर एडवोकेट प्रदेश के मुख्य महासचिव आली जनाब समीम तुर्क साहब तशरीफ लाएं। समीम तुर्क साहब, बस जोरदार तालियों में स्वागत करें साथियों। बहुत खूब। शहे नशीन पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वेस्टर्न यूपी के सदर मोहतरम अली जनाब इज्जत मआब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, हमारे साथ स्टेट कमेटी से तशरीफ लाए मुशीर तरीन साहब, वेस्टर्न यूपी के तंजीमी सेक्रेटरी बल्कि तंजीमी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद वारिस साहब, आलमगीर साहब, नईम मंसूरी साहब और डासना के चेयरमैन पति, मेरी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, ये प्रोग्राम को सजाने वाले मेरी पार्टी के जिला सदर फहीम साहब और बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे फहीम राजा साहब और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं 6 मिसरों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा और एक माहौल बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो बातें हम लोग बताने आए हैं आप उसे बगौर सुने। दोस्तों, शुरू करते हैं कि वफा इखलास और तहजीब के पैकर बनाता हूं। वफा इखलास और तहजीब के पैकर बनाता हूं। मैं अपने दौर के बच्चों को दीदावर बनाता हूं। और तुम इसको मसलहत समझो या मेरा हौसला जानो। मैं अपना आशियाना बर्क़ की इज्जत पे बनाता हूं। और मेरी कौम का अलमिया है दोस्तों, जो आज हो रहा है सब कुछ, उसे देखकर मेरा दिल रोता अंदर से कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। कि न जाने क्यों दरो दीवार से हसरत टपकती है, न जाने क्यों दरो दीवार से हसरत टपकती है। मैं अरमानों के कागज पे जब अपना घर बनाता हूं। काबिल कद्र बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों और छोटे भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत महफिल सजाई गई। मैं शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़िमीन जलसा को। दोस्तों, आने वाले चंद माह में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होने जा रहा है। माजी की तरह इस मर्तबा भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकल बॉडीज में टेक पार्ट करने जा रही है। और इंशाअल्लाह हम अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट लड़ाने जा रहे हैं। 7-8 बरस से मेरे सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, हद यह है कि कौमी सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, वेस्टर्न यूपी के सदर डॉक्टर मेहताब चौहान साहब और मैं बजाते खुद आपका खादिम नगरी नगरी करिया जाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश में लगे हैं कि किसी सूरत से आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन आता नहीं, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, इससे पहले आप किसी को सरकार हराने के लिए और किसी की सरकार को बनाने के लिए वोट करने लगते हैं।
और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट देने से भटक जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के हैं जो एक साजिश में प्रोपेगेंडा पहले से करते हैं और हमें बीजेपी की बी टीम कह देते हैं। मैं जरा आपके सामने आज बीजेपी की बी टीम कौन है और कौन नहीं है कुछ बातें रखूंगा, उससे पहले मजलिस के कुछ काम आपके सामने बताना चाहूंगा। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके बिरादरान और मजलिस के कारकुनान और ओहदेदारान तेलंगाना रियासत में क्या करते हैं? वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। हद ये है कि वो वहां पर वो काम कर रहे हैं, जमीन से लेकर जमीनी सतह पर वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने हैदराबाद को स्मार्ट सिटी बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, वो एक ना बना सके। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की काविशों से कोशिशों से हैदराबाद स्मार्ट सिटी बन गया। यह है मजलिस का काम दोस्तों। अभी मैं जरा सा बता दूं एक वाकया। चंद माह पहले, तकरीबन 7-8 महीने पहले हैदराबाद के अंदर फ्लड आया था। बहुत बारिश हुई थी वहां पर। मेरे मीडिया बंधु खड़े हैं, उनको भी मैं तवज्जो इधर मबसूल कराना चाहूंगा। मैं अपने ओवैसी साहब की काम बताना चाहूंगा। वहां पर इतनी बारिश हुई थी, हैदराबाद के अंदर इतनी बारिश हुई थी कि सैलाब का असर नमूना बन गया था। सड़कों पर कश्तियां चलने लगी थी। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस दिन सारी रात नहीं सोए, मेरा कायल सारी रात नहीं सोया, और अपने भाई नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत दोनों यानी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उस रात के फोटो आप देखिए कि पानी में खड़े हैं, छाती तक उनकी सीने तक गले गले पानी है और लोगों को बचाने का काम कर रहे थे वो खुद। और बताएं, उस दिन कई कैजुअल्टीज हैदराबाद के अंदर हो गई थी। मकान गिर गए, टीन शेड गिर गए, दीवारें गिर गई, और उनको बचाने का और उनको अस्पताल पहुंचाने का काम मजलिस के कारकुनान सारी रात किए थे। उसके बाद जब ये बारिश खत्म हो गई, पानी हट गया, तो मेरे लीडर ने एक सर्वे कराया और ऐलाने आम कर दिया कि जितनी शादियां इस रात को थी, हुआ क्या था, शादी का टाइम था। शादियां इतने बड़े शहर में सैकड़ों होती हैं एक दिन में, तो हैदराबाद में बहुत सारी शादियां थी उस रात को। लोगों का खाना बह गया, लड़कियों का दहेज बह गया, और तमाम जितनी जहेज के लिए वालिदैन ने अपनी बेटी के लिए देने का सामान था वो संभाल नहीं पाए, और बारिश में पानी में बहकर चला गया। मेरे कायद ने सर्वे कराया और एक ऐलान कराया कि जितनी बहनों की, जितनी लड़कियों की, जितनी बेटियों की आज रात शादियां हुई हैं, होनी थी, और जिनका खाना बह गया, जिनका दहेज का सामान बह गया, उसका खर्चा और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से होगा, और सारी लड़कियों का खाना हुआ। यह ऐलान था कि जो जरूरतमंद हैं, कोई मालदार है तो चाहे तो ना कराए, लेकिन जितने मिडिल क्लास के लोग थे, जितने पसमानदा तबके के लोग थे, जितने गरीब लोग थे, उनकी बेटियों की शादी मेरे कायद ने की थी अपने खर्चे से, दोबारा से। वही खाना उनसे मीनू ले लिया गया था, उनसे दहेज की लिस्ट ले ली गई थी, कितने रुपए आपने लगाए थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 1 लाख रुपए का दहेज रखा था, तो मेरे कायद ने 1,05,000 का दहेज लेकर दिया उस बेटी को, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला मजहब व मिल्लत तफरीक के मेरे कायद ने यह काम किया। एक काम थोड़ा ही है, बिहार में बाढ़ आई, 10 करोड़ की एड किसने भेजी? मेरे कायद ने भेजी। इंडिविजुअल कोई नेता बताए हिंदुस्तान में कि मैंने भेजी? केदारनाथ में तूफान आया, मेरे कायद ने केदारनाथ में भी एड भेजी। जो उनसे बनता है वो मानवता की सेवा में सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान के अंदर 543 लोगों में पहला पार्लियामेंटेरियन है मेरा कायद, जिसको एक बार नहीं 5 बार संसद रत्न का अवार्ड मिल चुका। दोस्तों, जब अमरोहा से 2017 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया, तो मेरे कायद ने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी कैंडिडेट्स की, और ये कहा था कि मुरादाबाद मंडल की मैं सारी सीटें लड़ूंगा, जो मेरा एमएलए सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आएगा उसके इलाके में एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा, ओवैसी हॉस्पिटल।
तो मैंने बरजस्ता कहा था, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता था कि सर मेरा इलाका सबसे ज्यादा गरीब है, आप मेरे इलाके में अस्पताल बनाइए, इंशाल्लाह मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आऊंगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़ी दिलेरी से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वही कहूंगा कि नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली। अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली। मैं भी इलेक्शन हार गया, लेकिन हौसला कमजोर नहीं हुआ। हम मोर्चा हारे थे और बेईमानी के खिलाफ और गरीबी के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ हमारी जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। हम अपने कायद के साथ आज भी शाने से शाना लगाकर खड़े हैं। मजलिस का हौसला कम नहीं हुआ। हम इलेक्शन हारे, मोर्चा हारे, जंग तो जारी है, सियासत तो कर रहे हैं। शायद ने कहा है ना कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें और जंगलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अब मैं जरा सा, लोग हम पे एक दूसरा इल्जाम ये लगाते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, समाजवादी के पीछे पड़ जाते हैं, बीएसपी के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाइयों, मैं जानता हूं कि आप जितने लोग यहां तशरीफ फरमा हैं उनमें बीजेपी का वोटर एक भी नहीं है। बीजेपी को 2% भी लोग यहां ना होंगे जो वोट देते होंगे। तो मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा कि जहां आपका वोट काटा जा रहा है, जहां आप गुमराह किया जा रहा है, आपको मैं उस गलत रास्ते पे जाने से रोकने की कोशिश करता रहूंगा आपको। लेकिन फिर भी दो बातें बताऊंगा। एक, थोड़ा सा माहौल को बदलकर फिर पोएट्री की तरफ आते हैं और थोड़ा हास्य की तरफ आते हैं। थोड़ा आपका एंजॉय करना चाहूंगा कि घर घर नाली घर घर गैस, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए। अरे वाह रे भैया, वाह रे भैया तेरा खेल, न्याय मांगे तो हो गई जेल। अभी अभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते की बात है दोस्तों, निर्मला सीतारमण साहिबा, मोहतरमा निर्मला सीतारमण साहिबा का नाम सुना है? वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारतवर्ष की, भारत सरकार की मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजीर खजाना हैं। वो यूएनओ के अंदर तशरीफ रखती थी। वहां एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, और गिरता क्यों नहीं है? देखिए 6-7 साल पहले, 4-5 साल पहले एक डॉलर की कीमत 50 रुपए थी। आज वो डॉलर की कीमत रुपया उसके मुकाबले में घटते घटते अब 80 से ऊपर चला गया, 81 या 82 रुपए का एक डॉलर आ रहा है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने पूछा कि रुपया इतना डाउन क्यों है, भारतीय मुद्रा क्यों घट रही है, भारतीय करेंसी क्यों डाउन हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में? तो उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब क्या दिया? मुझे हंसी आती है उस जवाब पर। मैडम ने फरमाया रुपया नहीं कमजोर हुआ बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे वाह वाह, डॉलर मजबूत हो रहा, आपने खुद एडमिट कर लिया। मैं कानून का छात्र हूं और वकालत के पेशे से जुड़ा हूं। हमने कानून की भाषा में पढ़ा है कि अगर काउंटर पार्ट दूसरी पार्टी कोई बात को एडमिट कर ले तो हमें साबित करने की जरूरत नहीं। यानी उसमें कहा जाता है कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू प्रूव, कि दूसरी पार्टी की तस्लीम करदा बात हमें साबित करने की जरूरत नहीं। तो गोया कि हमारी सरकार के नुमाइंदे ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये बात तस्लीम कर ली कि उनके दौरे हुकूमत में भारत की मुद्रास्फीति घट रही है, भारत की करेंसी डाउन से डाउन तर होती जा रही है। यह फेलियर बीजेपी का दोस्तों। अशिया के दाम बढ़े आपके सामने है, डीजल के दाम बढ़े आपके सामने है, गैस का सिलेंडर के दाम बढ़े 450 रुपए का मिलता था, जब से ये आए 1000 से ऊपर गया। किस चीज की बात गिनाऊं मैं? लेकिन फिर भी लोग हैं कि वोट दे रहे हैं। लेकिन एक दिन इनकलाब आएगा और जरूर आएगा, और यही भारत की
भारतवर्ष की गयूर अवाम उन सब लोगों को, जैसे पहले लोगों को तख्तो-ताज से हटा के बाहर कर दिया था, इन लोगों को भी तख्तो-ताज से हटा के बाहर कर देंगे। मैं बड़े अदब के दायरे में उन लोगों से मुखातिब हूं। आप अपना काम तो बताइए, काम बताइए। दोस्तों, अब दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी। आपका वोट समाजवादी पार्टी ने पिछले 25 साल से ठगते रहे। एक नेता है जो अब हमारे बीच नहीं है, वो स्वर्गीय हो चुके माननीय मुलायम सिंह यादव जी। वो आए और उन्होंने कहा आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके हर मसाइल का हल करूंगा, मैं आपकी हर समस्या का निदान करूंगा और आपकी फलाह और बहबूदी के लिए नई नई योजनाएं, नए नए स्कीम, नए नए प्रोग्राम लाऊंगा। हमने विश्वास किया और हमने समाजवादी पार्टी को जोग दर जोग बड़ी तादाद में वोट डाला। हमें क्या मिला? 2016 के आंकड़े सुन लो भैया, जरा इधर मुखातिब रहिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं जल्दी। 2016 के आंकड़े बता रहा हूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ, उसमें 86 एसडीएम बने डिप्टी कलेक्टर। उन 86 में से डॉक्टर अनिल कुमार यादव एट दैट टाइम, उस वक्त वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, आईएएस ऑफिसर। तो उन 86 में से 54 यादव बन गए। आपको क्या मिला? आपका एक बना, एक मुस्लिम, बाकी दीगर भाई बन गए। तो दोस्तों, वोट डालते हैं 20% आप, और यादव समाज का 7% वोट है, और वो आपका वोट ले जाते हैं। और फायदा किसका होता है? सारे ऑफिसर, वो सारी नौकरियां उनके पास, आपके हाथ में गुलामी, आपके हाथ में ऑटो रिक्शा, आपके हाथ में झाड़ू। अरे आपने तो ये काम कभी किया नहीं था। शायर ने दोस्तों क्या कहा है मालूम है? कि मुसाहिबों की सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती, मुसाहिबों की सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती। और यही वो मुल्क है जिसकी मैं सरकारें बनाता था, और मेरे कासाए सर को न रोंदो इस तरह भाई, हमारा बाप तुम लोगों की दस्तारें बनाता था। ये हालात कर दिए। फिर बीएसपी आती है, किसी ने आपके लिए कुछ किया तो बताएं। तो अब की मर्तबा एक अहद कर लीजिए, मेरे साथ हाथ उठाकर कहिए कि अब की बार जो भी आएंगे इधर से सुनेंगे और इधर को निकालेंगे, और वोट इंशाअल्लाह पतंग पर लगाएंगे। मोहर लगेगी तब पतंग पे, बटन दबेगा तब पतंग का दबेगा। डासना से हाजी आरिफ साहब को चेयरमैन बनाना है, तो यहां जो भी मजलिस का कैंडिडेट आएगा, डासना में भी जो आएगा, हमने ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो दोस्तों, हमें मजलिस की अब की मर्तबा नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश की लोकल इलेक्शन में हमें दिखानी पड़ेगी, हमें अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराना पड़ेगा। हालात बहुत खराब है, मैं क्या क्या बातें करूं। हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि यहाँ हो सकता है आने वाले दिनों में आपको आजादी से चलने में दिक्कतें आए, आपको अपनी पसंद का लिबास पहनने में दिक्कतें आए, आपको अपनी पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने में, दाखिला लेने में दिक्कतें आए। क्योंकि आज नफरत की राजनीति हो रही है, आज धर्म की राजनीति हो रही है। मैं धर्म के बारे में कहना चाहूंगा, एक तरफ से आवाज उठती है दोस्तों, गलतियां दोनों तरफ हैं, मेरे भाई सुन रहे, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। एक तरफ से आवाज उठती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। अरे भाइयों, इन बातों को छोड़ो। मैं एक नारा देता हूं, मेरा साथ दीजिए कि गर्व से कहिए हम भारतवासी हैं, और फख्र से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आइए हमारे साथ हाथ उठाइए। हालात बहुत खराब हैं। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूं, और मैं मेहताब चौहान साहब को अभी आपके रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। मैं 4 मित्रों के साथ फिर एक लाइन ऑफ थिंकिंग देकर, सोचने का मेयार देकर, और आपके लिए एक रास्ता कि आने वाले दिनों में आपको क्या करना है वो देकर जा रहा हूं दोस्तों, कि हमको इखलास व मसावात में ढलना होगा, हमको इखलास व मसावात में ढलना होगा। वक्त नाजुक है, जरा सोच के चलना होगा।
और कुछ निगहबान वतन अपनी रविश भी बदले, कुछ हमें अपने इरादों को बदलना होगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।